ये साल था 1191 का, जब ये घमासान की लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई में गर्दो गबार इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ सुझाई न दे रहा था। शहाबुद्दीन गौरी हमेशा की तरह अपनी फौज की कयादत करते हुए अपनी फौज के सामने घोड़े पे बैठा हुआ था। वो बहादुरी से दुश्मनों पर वार पे वार कर रहा था और अपनी तलवार जनी के जौहर दिखा रहा था। किसी दौरान एक तलवार का कारी जरब उसके बाजू पे आके लगता है और वो घोड़े से नीचे गिर जाता है। मैदान जंग के शोर में कान पड़ी आवाज सुनाई न दे रही थी। पूरा मैदान इस बात से बेखबर था कि शहाबुद्दीन गौरी हजारों लाशों के दरमियान शदीद जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को अपने दरमियान ना पाके उसकी फौज ने ये समझ लिया कि सुल्तान इस जंग में काम आ चुका है और फौज वहां से मैदान छोड़ने लगी। लेकिन उसके चंद वफादार सिपाही उसे ढूंढने के लिए मैदान के चक्कर लगाने लगे। अचानक उन सिपाहियों की नजर पड़ती है कि शहाबुद्दीन गौरी हजारों लाशों के दरमियान पड़ा सांस ले रहा है। वो जल्दी से शहाबुद्दीन गौरी को खुफिया दौर पर वहां से कैंप में मुंतकिल करते हैं और फौजी कैंप के बाद उसे गजनी मुंतकिल किया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी चंद दिनों बाद सेहतियाब तो हो जाता है, लेकिन पृथ्वीराज की उस शिकस्त को भूल नहीं पाता। वो दोबारा से तैयारी शुरू करता है और खुद से अहद करता है कि जब तक इस तजलील का बदला वो पृथ्वीराज से नहीं ले लेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले उन फौजी जर्नैलों को फांसी की सजा सुनाता है जिन्होंने उससे गद्दारी की थी और मैदान जंग से उसे तन तनहा छोड़कर भाग गए थे। उसने दोबारा से फौजियों की तरबियत की और नया असला फौज में मुतारिफ करवाया। फिर आया साल 1192 का, जब शहाबुद्दीन गौरी 1 लाख की फौज के साथ तराइन के मैदान में दोबारा पृथ्वीराज के सामने खड़ा था। पृथ्वीराज भी इस बात से बेखबर ना था। वो अपने करीबी राजाओं की मदद से 3 लाख का एक अजीम शान लश्कर लेकर शहाबुद्दीन के सामने खड़ा था। इस जंग में शहाबुद्दीन गौरी फौजी तादाद के हिसाब से कभी भी पृथ्वीराज से नहीं जीत सकता था। अगर उसने कामयाबी हासिल करनी थी तो कामयाब और बेहतरीन हिकमत अमली से वो जंग जीत सकता था या फिर भरपूर हमले से वो जंग जीत सकता था। चुनांचे शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज की फौज पर शदीद और भरपूर हमला किया। इसके बाद ताजा दम तीरंदाजों ने तीरों की बारिश कर दी, जिससे पृथ्वीराज की फौज भागने पर मजबूर हुई। इसी भागने के दौरान पृथ्वीराज भी अपनी हाथी से उतरकर भागने की कोशिश कर रहा था कि उसे गिरफ्तार किया जाता है और बाद में उसे कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेता है और यह सोचता है कि शायद जिंदगी भर जंगें लड़ने के बाद अब सुकून करने का वक्त आया है। लेकिन शायद शहाबुद्दीन गौरी की जिंदगी में सुकून नाम का लफ्ज मौजूद न था। 1204 में उसने ख्वारिज़्म के हमलों का सामना किया। 1206 में खोखरों की बगावत को कुचला और सोचा कि क्यों ना अफगानिस्तान जाकर आराम किया जाए। तो अफगानिस्तान के सफर पर था कि रात हो गई और उसे पोठोहार में खैमा लगाना पड़ा। ये पोठोहार की गहरी रात थी। सुल्तान के थके हारे सिपाही चैन की नींद सो रहे थे। अचानक जानवरों का एक होल सुल्तान के खेमे की जानिब अचानक से बढ़ने लगा। ये जानवरों का होल अजीब किस्म के जानवरों का होल था और किसी एतबार से वो जानवरों का होल नजर ना आ रहा था कि वो मुतवातिर सुल्तान के खेमे की जानिब बढ़ रहा था। वो भी आम जानवर न थे, बल्कि इन जानवरों के अंदर वही खोखर छुपे हुए थे जिन्हें शहाबुद्दीन गौरी कुचल कर आ रहा था और वो इंतकाम के खातिर शहाबुद्दीन को कत्ल करना चाहते थे। वो खेमे में दाखिल होते हैं और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को अबदी नींद सुला देते हैं। इसी दौरान उसके पहरेदारों ने मुज़ाहमत की और 3 मजीद सिपाही भी शहीद हो जाते हैं। सुल्तान की अचानक मौत के बाद उसके वफादारों ने फैसला किया कि इसकी लाश को गौर मुंतकिल किया जाए। लेकिन अब मसला यह था कि गौर तक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को महफूज तरीके से किस तरह मुंतकिल किया जाए। रिवायत में आता है कि शहाबुद्दीन की आंतों को निकाल कर वहीं दफन कर दिया गया ताकि रास्ते में और सफर के दौरान ताफुन से बचा जा सके और लाश को इज्जत और तकरीम के साथ दफन किया जा सके। ये थी शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज की जंग की कहानी और किस तरह शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ और वो किस तरह शहीद हुआ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।